सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे एसए 240। एसए 240 वन ऑफ द फेवरेट स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीआई। भाई मजा आ जाता है, इन लोगों को मजा आ जाता है ये स्टैंडर्ड पूछने में। सर कैसा स्टैंडर्ड है ये, कैसा स्टैंडर्ड है, तो मैं बोलूंगा बड़ा ही लप्पू सा स्टैंडर्ड है, बड़ा ही लप्पू सा स्टैंडर्ड है। बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग स्टैंडर्ड है। अगर आप सही अप्रोच से इसको रिवाइज करते हो, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। अच्छा, इस रिवीजन में हम सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। कहां से? एक तो हमारी बुक से, एक हमारे प्यारे क्वेश्चन बैंक से, और एक हमारे जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोर्ड नोट्स हमने बनाए वहां से। सर ये बोर्ड नोट्स कहां पे मिलेंगे? सो जस्ट ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ये पूरा का पूरा जो बोर्ड नोट्स है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द रिवीजन विदाउट मच अडू। बट हाँ, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे वीडियो पे, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सो लेट्स बिगिन विद एसए 240। सर अगर मैं एसए 240 की बात करूं तो सर एसए 240 को अगर आप ऊपर नीचे करते हो ना तो ये बन जाता है 420। 420 यानी टॉक्स अबाउट फ्रॉड। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर इस स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूं तो हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कहता है हमको ना फ्रॉड रिस्क असेस करनी है। ठीक है सर, और एक बार आपने फ्रॉड रिस्क असेस कर ली तो आपको एविडेंस चाहिए कि जो आपने फ्रॉड रिस्क असेस करी है वो ठीक करी है कि नहीं। इसके लिए आपको अपने रिस्पॉन्सेज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब ये क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, कैसे होते हैं, अब हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे। ठीक है सर, फिर उसके बाद कहता है जब भी आपको फ्रॉड मिल जाए तो फ्रॉड मिलने पे क्या करना है वो भी ये स्टैंडर्ड हमको गाइड करके चलता है। ठीक है सर, अब एक बात समझना सारे बच्चे, इधर आओ। सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की? ये मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की है। ठीक है सर, अब फ्रॉड कौन से दो तरीकों से हो सकता है? तो मैंने कहा फ्रॉड दो तरीकों से हो सकता है। या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजों को ऊपर नीचे कर दो, जिसको कहते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, अच्छा इंप्लॉइज की तो बस की नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हरकतें करना, मैनेजमेंट का फ्रॉड है ये। तो मैनेजमेंट क्या करता है ना, जो भी पीएनएल आइटम्स होते हैं, अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट आइटम होते हैं, एसेट लायबिलिटी, इनको ऊपर नीचे करता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है सर, इसके अलावा जो इंप्लॉइज होते हैं क्या करते हैं? छोटी छोटी चोरियां करते हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं, इसको कहते हैं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो आईसीआई का फेवरेट है वो है टेक्निक्स ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर क्या क्या टेक्निक्स है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में फ्रॉड करने की? तो सबसे पहले कहता है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन। मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन। सर मैनिपुलेशन मतलब कहीं ना कहीं ये चालाकी कर रहे हैं, फॉल्सिफिकेशन यानी चीजों को झूठ बता रहे हैं, एंड ऑल्टरेशन यानी चीजों को बदल रहे हैं। तो बोलोगे चालाकी करना, झूठ बोलना, बातें बदलना, यानी मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन। किसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं? ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई खर्चा बुक करना है तो उसके लिए मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनवॉइस। 100 रुपए के इनवॉइस को इन्होंने बदल के 1 लाख रुपए कर दिया, तो ये क्या कर दिया? मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन। ठीक है सर, फिर ये लोग क्या करते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन ऑफ द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लास्ट में 29 मार्च 2025 को इनके पास एक भारी सेल्स रिटर्न आता है। अब सर जैसे ही ये सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे इनकी सेल्स गिर जाएंगी। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया? इसको रिकॉर्ड कर दिया इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इस साल के सेल्स रिटर्न को नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या किया सर? इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया चीजों को, कहीं ना कहीं इंटेंशनली इस साल इस चीज को ओमिट कर दिया। सो मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है आप इनको ठीक से लगा ही नहीं रहे। मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एसीपीडी। ये एसीपीडी वही है जिसकी बात हम मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में भी करते हैं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। सो मान लो मैंने अपनी मशीनरी पे एक रिपेयर एक्सपेंस लगाया है, रिपेयर एक्सपेंस लगाया है, तो ये कहां जाना चाहिए? पीएनएल में जाना चाहिए। बट ये इतने बदमाश है ना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर दिखाने के लिए इन्होंने इसको कैपिटलाइज कर दिया, इन्होंने इसको कैपिटलाइज कर दिया। सो अगेन दिस इज अ मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये तीन टेक्निक्स आपने ध्यान रखनी है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन, ये तीनों टेक्निक्स ध्यान रखनी है। अब सर ये कैसे ध्यान रहेंगी? बड़ा सिंपल है, मुझे बताओ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करेगा? लड़का करेगी, लड़की करेगी? तो बोलो दोनों करेंगे। मैन भी करेगा, मिस भी करेगी। तो मैन क्या करते हैं ना, मैन बड़े नालायक होते हैं, तो मैन करते हैं मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन। बातें कैसे फटाफट बदलते हैं। हाँ सर, तो ध्यान रखना, मैन आर गुड एट मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन। अच्छा मिस क्या करती है?
जो समझ गया, जो नहीं समझा नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस करती है मिस एप्लीकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर, वो होते हैं ना बढ़िया बढ़िया, हाँ मीठे मीठे, हाँ उससे क्या होता है, मैंने कहा उससे होती है मिस एप्लीकेशन, मिस एप्लीकेशन के बाद मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा आजकल तो मिस क्या मैन भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपने तीनों के तीनों प्यारे प्यारे फ्रॉड वाले पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, ये जो मेरे फ्रॉड वाले टेक्निक्स है, मैन्युपुलेशन, मिस एप्लीकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये कर कौन रहा है? मैनेजमेंट कर रही है। अच्छा, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को फॉलो करते हुए कर रही है, बिना फॉलो करते हुए कर रही है? बिना फॉलो करते हुए। सो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। इस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स भी ये लोग कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको भी ध्यान से समझना। सबसे पहले कहता है ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, मान लो आपकी सेल्स, अब जो सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स थी, वो कॉन्ट्रैक्ट डेट थी 4 अप्रैल 2025, ठीक है सर। आपने क्या किया ना, इसको बैक डेट कर दिया। आपने कहीं ना कहीं इसको बैक डेट कर दिया ताकि पिछले इस साल की जो सेल्स है ये बेटर दिखे। तो आप क्या कर रहे हो? ऑल्टर कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स फॉर सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ठीक है सर। या फिर आपने क्या दिखाई? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। अब सर फिक्टिशियस जर्नल एंट्री क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को बेटर दिखा सको। सो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट द प्रॉफिट्स। सर ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्यों होता है? क्योंकि भाई साल के एंड में ही तो पता चलता है ना रियल प्रॉफिटेबिलिटी की पिक्चर क्या है। हाँ सर, तो जनरली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज डालते हैं। फॉर एग्जांपल फेक सेल्स वगैरह दिखा दी टू द रिलेटेड पार्टी। फिर ये कहता है इन अप्रोप्रिएटली ए। सर ए क्या है? एडजस्टिंग द अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। मान लो एक स्पेशल मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, आपने अपने अकाउंट्स में 10 साल ली। अब सर 5 साल की जगह मैं 10 साल की यूजफुल लाइफ लूंगा तो डेप्रीसिएशन पर ईयर कम लगेगी। हाँ सर, डेप्रीसिएशन पर ईयर कम लगेगी। अगर डेप्रीसिएशन कम लगेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगेन यू आर इनएप्रोप्रिएटली मेकिंग द अजम्पशंस फॉर द अकाउंटिंग एस्टीमेट। फिर कहता है कोई फैक्ट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होते हैं, आपने उसको कंसील कर दिया। सो कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग अ फैक्ट विच कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट। फॉर एग्जांपल एक लीगल केस था, अब उस लीगल केस से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपने वो केस दिखाया ही नहीं। तो ना तो केस दिखाएंगे, ना हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ना कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। सो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड। एंड लास्ट में कहता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस to misrepresent the financial position that is the balance sheet और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज द पीएनएल। यहां पे हमने कौन सा एग्जांपल डिस्कस किया था? एनरॉन का। आ जाओ फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। सर एनरॉन ने क्या किया? एनरॉन ने कई सारी स्पेशल पर्पस एंटिटीज बना ली, ठीक है सर। सबसे पहले क्या करता था? ये इनको गुड सेल करता था एट इन्फ्लेटेड रेट्स, ये आगे बाजार में सेल करती होंगी, ठीक है सर। अब जब ये गुड सेल करेगा तो ये इसको पैसे देगी। हाँ सर, इसके पास पैसे कहां से आए? इसने बैंक से लोन लिया। इसको बैंक ने लोन क्यों लिया? क्योंकि एनरॉन ने इसकी गारंटी दी। तो अगर मैं एनरॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्या इसकी सेल्स इन्फ्लेट हो गई? हाँ, पीएनएल बेटर हो गया। क्या इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखानी पड़ी कोई लोन लेने की? नहीं, लोन तो स्पेशल पर्पस एंटिटी का है, इसको तो कोई लायबिलिटी नहीं दिखानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करके एनरॉन ने अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल को थोड़ा बेहतर दिखा दिया, ठीक है सर। लास्ट पॉइंट कहता है ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग। या तो आपने ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं, या पहले दिखाई, या अगले साल दिखाई, जो भी इस साल आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो ये सब क्या है? ये सब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स है। तो इन टेक्निक्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। बाय ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट। सर ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट का क्या मतलब है? मैं रिवाइज करा रहा हूं जो पॉइंट अभी कराए थे रिवीजन के अंदर। रिवीजन, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। एफ फॉर फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। कब? साल के स्टार्टिंग में या साल के एंड में? एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अगला पॉइंट कहता है एडजस्टिंग द अजम्पशंस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट। जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है उसकी अजम्पशन आपने एडजस्ट करी, जिसको हम बोलते हैं ए। सी से क्या था? सी से आपने कंसील करे फैक्ट्स जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो सकते थे। अगले सी से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करी। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्यों करी थी? ताकि आप मिस रिप्रेजेंट कर सको फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। वेरी वेरी गुड। एंड लास्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है, या तो आपने उनको दिखाया ही नहीं, या एडवांस में दिखा दिया, या डिले कर दिया, जिस फाइनेंशियल ईयर में दिखाना था उसमें नहीं दिखाया। तो ये आपके सारी टेक्निक्स बन जाती है। एक बार फटाफट मुझे रिकॉल कराओ। ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, ऑल्टरिंग द टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन।
फैक्ट का मतलब क्या था? एफ फॉर फिक्टिशियस जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ए से क्या था? ए inappropriately adjusting the assumptions of the accounting estimate। सी से क्या था? concealing the facts which can affect the financial statement। अगले सी से क्या था? complex transaction to misrepresent the balance sheet or P&L, that is the financial position and financial performance। and टी से था जो भी इवेंट और ट्रांजेक्शन या तो नहीं दिखाई, या पहले दिखाई, या बाद में दिखाई। डील डन सर, मजा आ गया? हाँ सर मजा आ गया। अब सर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, टेक्निक्स ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अच्छा, इस पॉइंट पे जाने से पहले सर क्या आई से इस चीज पे भी सवाल पूछता है? हाँ हाँ पूछता है। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे और नवंबर 20 एमटीपी नवंबर 21 डायरेक्ट क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ रखा है कि बताओ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स क्या है, तो पहले वो मैन मिस वाली 3 टेक्निक्स आ गई, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन। वेरी वेरी गुड। एंड इसके बाद वो जो मैंने सिग्निफिकेंट फैक्ट वाले पॉइंट्स बताए, सीधा का सीधा इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लियर है सर? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है सर। कौन सा पॉइंट? हमने अभी कौन सा टॉपिक किया? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हाँ सर, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे एक ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर कर सकता है? आ जाओ इसको भी साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं। हाँ सर, ये अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हम इसको साथ साथ रिवाइज करें। तो सारे बच्चे आओ, ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मुझे बताओ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल में फैक्ट क्या था? फिक्टिशियस एंट्री। हाँ सर, तो जो फिक्टिशियस एंट्री है उसके लिए आप जर्नल एंट्रीज चेक कर लो। ठीक है सर। ए से क्या था? ए इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। हाँ सर, तो वहां आप अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक कर लो, इसमें कहीं मैनेजमेंट की कोई बायसनेस तो नहीं है, तो हो सकता है फ्रॉड हो। एंड तीसरी चीज क्या थी? सी, यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, ऐसी ट्रांजैक्शन है विच आर नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वहां पे आप देखो इनके पीछे कोई लॉजिक है क्या, कोई बिजनेस रैशनल है क्या। इस तरह से आप ये तीनों चीजें चेक करके चल सकते हो। अच्छा, हमको ये बात पता है जहां भी फ्रॉड रिस्क है दैट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के ऑडिट प्रोसीजर्स क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं सर। क्या? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सर एसेट्स की मिस एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकती है? तो मैं बोलता हूं 2 तरह के एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स और कैश। पहले फिजिकल एसेट्स की बात करते हैं। तो ये कह रहा है आपने स्टील कर लिए, यानी आप चुरा के ले गए, तो या तो चुरा के ले जाओ या पर्सनल यूज कर लो एंटिटी के प्रीमाइसेस में। तो सबसे पहले कहते हैं स्टीलिंग द फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी एंटिटी का कोई फॉर्मूला वगैरह था, आपने स्टील करके कॉम्पिटिटर को बेच दिया, या आप इन्वेंट्री चुरा के ले गए। सर एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, फर्म का प्रिंटर, खुद का स्टडी मटेरियल। यस सर, बट यहां पे ये लोग ऐसे एग्जांपल नहीं देते, यहां पे एग्जांपल देते लोन टू अ रिलेटेड पार्टी। तो अगर आप कंपनी के फंड्स को किसी रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, यू आर यूजिंग द एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज। इस तरह से इन्होंने एग्जांपल बना रखा है। एग्जांपल आपने वाइफ ऑफ सीईओ को दे दिए। ठीक है सर। फिर कहता है कैश। कैश में क्या होती है? 2 चीजें, रिसीट्स और पेमेंट्स। तो जो रिसीट्स आ रही थी वो आपने चुरा ली। अब ये लोग चुराना नहीं लिखते, ये लिखते हैं embezzling the receipts। embezzling the receipts यानी जो डेटर से पैसा आया वो मैंने अपनी जेब में डाल दिया रादर देन कंपनीज बैंक अकाउंट। इसके अलावा पेमेंट्स क्या है सर? पेमेंट्स जेन्युइन होंगी या फिक्टिशियस होंगी? फिक्टिशियस है। सो मेकिंग द एंटिटी पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट रिसीव्ड, यानी गुड्स के लिए आपने पेमेंट करी टू फिक्टिशियस वेंडर, सर्विसेज के लिए पेमेंट करी टू फिक्टिशियस एम्प्लॉइज। क्या ये मीठा मीठा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, यहां आपकी टेक्निक्स कंप्लीट हो जाती है। मुबारक हो, यहां आपकी सारी टेक्निक्स कंप्लीट हो जाती है। अब सर जब टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं, तो हमको बताओ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? पानी के 2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। देखो, जब भी ऑडिट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, एक ही चीज आएगी, आरए। आरए यानी रीजनेबल अश्योरेंस। हमको तो चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर, whether due to fraud or due to error। अब हम रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों ले रहे हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे? सर ड्यू टू आइला। आइला यानी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे इवन दो आपने अपना ऑडिट एज पर एसेस किया। अब सर एक बात बताओ, क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस और फ्रॉड का कोई लेना देना है? हाँ, जब मैंने इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको 4 मैटर्स पढ़ाए थे सर। क्या? फ्रॉड, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट और कॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है, रिलेटेड पार्टी, नो क्लार और गोइंग कंसर्न।
तो इसीलिए मैंने यहां से इनहेरेंट लिमिटेशन को कनेक्ट किया। ठीक है सर। अब ये कहते हैं ये जो रिस्क है ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस में ज्यादा है, फ्रॉड में ज्यादा है या एरर में ज्यादा है? फ्रॉड में ज्यादा है। फ्रॉड में ज्यादा है एज कंपेयर टू एरर, बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, सफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। एक बार और, सफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम विच आर डिजाइन टू कंसील इट। यानी जब भी कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो वो पूरा का पूरा माहौल बना के फ्रॉड करती है। ये नहीं कि ऐसा फ्रॉड किया और पकड़े गए, नहीं, कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पहले एक रिलेटेड पार्टी क्रिएट करी, उसको बैंक से लोन दिलवाया, फिर उसके लिए गारंटी दी, तो प्रॉपर सफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम होती है। गॉट इट सर। अब फ्रॉड में भी कौन से फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है? मैनेजमेंट फ्रॉड को। व्हाई? बिकॉज मैनेजमेंट आर इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। कहीं ना कहीं जो कंट्रोल्स उन्होंने ही बनाए हैं वो उन कंट्रोल्स को फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, हमने मैनेजमेंट को कहा था पेमेंट्स को अप्रूव करना, वो फिक्टिशियस पेमेंट्स को भी अप्रूव कर रहे हैं। सो आर दे फॉलोइंग द कंट्रोल्स? नो, दे आर ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स। तो अभी तक हमारे इसमें 4 पॉइंट्स हो गए। क्या? हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेते हैं? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमसे छूट सकती है। कहां पे चांसेस ज्यादा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के? फ्रॉड में। फ्रॉड में भी, मैनेजमेंट फ्रॉड में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे सर हम क्या करें? आपने अलर्ट रहना है। आपने कहीं ना कहीं एक शकी भावना रखनी है जिसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर क्या सब पे शक करना है? नहीं, सिर्फ जहां नीडेड है। नहीं का मतलब है यू मे एक्सेप्ट द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन, जब तक कि आपको कोई गड़बड़ नहीं लगती, बट जहां जरूरत है वहां इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट इज अनऑथेंटिक या मॉडिफाइड, चेक करो। अगर आपको लगता है रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट आर इनकंसिस्टेंट, मतलब सेल्स का पर्सन कह रहा है मार्च में सेल ही नहीं हुई, मैनेजमेंट कह रही है फाइनेंशियल वाली कि मार्च में बहुत सारी सेल हुई, तो जब अकाउंट्स की टीम कह रही है मार्च में अच्छी सेल हुई, सेल्स वाली टीम कह रही है कोई सेल नहीं हुई, तो क्या ये दोनों इनकंसिस्टेंट हो गए? हाँ, यहां फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो बस आपने यही 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सर एक बार रिवाइज करा दो। रीजनेबल एश्योरेंस, इनहेरेंट लिमिटेशन, फ्रॉड में ज्यादा रिस्क है, मैनेजमेंट फ्रॉड में ज्यादा रिस्क है, और उसके बाद ऑडिटर को कुछ नहीं करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना है। बस ये 5 प्यारी बातें आपको फ्लो में समझ आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, आपने कहा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करो, हमें कहां से फ्रॉड की खुशबू आ सकती है? वॉट आर द इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड? तो मैंने कहा इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड को कहते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। 3 तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है मार्केट में। AIO, बोलो मेरे साथ, AIO। AIO का मतलब है एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव और प्रेशर, और अपॉर्चुनिटी। एक एक करके इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर को समझेंगे। अच्छा, फ्रॉड करने के 2 तरीके क्या थे? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो पहले हम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तीनों फैक्टर कवर करेंगे, ठीक है सर। फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के तीनों फैक्टर कवर करेंगे। आर यू पीपल रेडी? यस सर, वी आर रेडी। सबसे पहले आ जाओ, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले पॉइंट आता है इंसेंटिव और प्रेशर। एक बार बुक से आओ। हाँ सर, बुक पे आ गए, आ गए आ गए आ गए आ गए। अगर मैं बुक पे आता हूं तो यहां पे इंसेंटिव और प्रेशर की बात हो रही है। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। सबसे पहले कहता है एक एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है। पहले बुक से रिवाइज करा रहा हूं, फिर फटाफट चार्ट से क्विक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है सर। कह रहे जो भी कंपनी की स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है, इस पे थ्रेट आ सकता है ड्यू टू इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और ऑपरेटिंग कंडीशन। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन को समझते, बोर्ड पे फोकस करना। कह रहे इकोनॉमी में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं इन द टेक्नोलॉजी। अब जैसी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो क्या प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा? हाँ, जैसी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होगा उसकी सेल्स गिरेगी, इन्वेंट्री की वैल्यू गिरेगी। मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो अगेन एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू गिर जाएगी। तो जब भी इस तरह के खराब चेंजेस आएंगे, आपके ऊपर प्रेशर आएगा टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है सर। इसके अलावा कह रहे हैं कोई नई अकाउंटिंग, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई। नई अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट यानी मान लो जो मेरी लीज है, पहले ऑपरेटिंग लीज होती थी, अब जैसी इंड AS 116 आया फाइनेंशियल लीज बढ़ गई। अब फाइनेंशियल लीज में आप सबको पता है, हम सबने FR में सीखा है, एसेट भी बनता है, लायबिलिटी भी बनता है। तो जैसी लायबिलिटी बनाई, मेरा डेट इक्विटी रेशियो खतरे में आ गया, क्योंकि डेट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? अगेन आई विल ट्राई टू मैनिपुलेट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? मान लो मार्केट में GST आता है,
अब जो मैं सेल्स कर रहा हूं उस पर जीएसटी लगना शुरू हो गया। अब जैसी जीएसटी लगेगा कस्टमर के लिए सेल्स प्राइस बढ़ जाएगा, जैसी सेल्स प्राइस बढ़ा डिमांड कम, सेल्स कम, अगेन सेल्स कम हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। क्या प्रेशर वाली चीज समझ आ रही है? आ रही है सर। फिर मैंने कहा इकोनॉमी के बाद हुआ है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में समझते हैं, अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है? मार्जिन्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जियो आया एयरटेल के मार्जिन्स कम हो गए, वॉइस कॉल फ्री करनी पड़ गई। हाँ सर। फिर ये कहते हैं कस्टमर की डिमांड कम हो गई है, इससे बिजनेस फेलियर्स बढ़ रहे हैं। सर ये कहाँ कस्टमर की डिमांड कम हो रही है? आजकल ऑफलाइन स्टोर्स में कस्टमर की डिमांड कम हो रही है, सब लोग ऑनलाइन माल मंगा रहे हैं, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमैटो, ब्लिंकिट। तो ये गलत हो रहा है। फिर ये कह रहा है कि ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी या फिर बहुत ज्यादा अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी थी, वहां भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखा दी? पक्का फ्रॉड किया होगा। तो जितनी भी ऐसी बदमाश कंपनीज है, बाइजूस, ओला इलेक्ट्रिक, इन्होंने रिसेंटली इस तरह की हरकतें करी है। ठीक है सर। तो ये आपके इकोनॉमिक, ऑपरेटिंग और इंडस्ट्रियल फैक्टर हो जाते हैं। फिर आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रेशर और कैसे आता है। प्रेशर आता है एक्सपेक्टेशन से और रिक्वायरमेंट से। हाँ सर, हमारे रिलेटिव्स को भी सर हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, जिससे हमारी पढ़ाई पे प्रेशर आता है। डोंट वरी बाबा, ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, आ जाओ एक बार प्रेशर के पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन के। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन के लिए आपने पिंक पिंक वाले पॉइंट्स देखने हैं। सर एक्सपेक्टेशन किसकी है प्रॉफिट को लेके? जो भी इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जैसे FIIs, DIIs, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिखाएगी। ठीक है सर। अब अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स नहीं दिखाए, पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाए, तो इसका खराब इफेक्ट आएगा। खराब इफेक्ट किस पे आएगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन पे। कोई इस कंपनी को एक्वायर ही नहीं करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा क्या? नहीं सर। क्या पता कब जाके कंपनी बंद हो जाए। ओके सर। अब रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? मैंने कहा आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको फाइनेंसिंग चाहिए। क्यों चाहिए फाइनेंसिंग? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। तो अगर आपको फाइनेंसिंग चाहिए तो आप डेट से पैसा ले सकते हो, इक्विटी से पैसा ले सकते हो। अगर डेट से पैसा चाहिए तो डेट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, जो डेट की टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर इक्विटी से पैसा चाहिए तो जो भी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, सेबी की रिक्वायरमेंट है, इनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं टू डू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड लास्ट पॉइंट जो आ जाता है प्रेशर में, वो क्या है? जो मैनेजमेंट और TCWG है ना, अब इनकी जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं ये कंपनी से कनेक्टेड हो गए हैं। इनका कंपनी में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने कंपनी की डेट के लिए पर्सनल गारंटी दे दी। इनकी जो खुद की कंपेंसेशन है वो डिपेंडेंट है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पे। एग्जाम्पल इनका बोनस, इनके ईसॉप्स या फिर अर्नआउट अरेंजमेंट। सर अर्नआउट अरेंजमेंट क्या होता है? जब भी कोई BC होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो जो उसमें आपकी PC होती है, परचेज कंसिडरेशन, उसमें आपको पता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन होती है। हाँ, तो हो सकता है कंपनी को जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन मिल रही थी उसमें से थोड़ा पार्ट इनको भी मिलता, थोड़ा पार्ट मैनेजमेंट को भी मिलता। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कंटिंजेंट कंसिडरेशन पाने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में कहता है TCWG ने मैनेजमेंट पे प्रेशर डाल रखा है कि ज्यादा सेल्स दिखाओ, ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ। तो ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्या सारे पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ एक बार अपने नोट्स पे, पूरा का पूरा रिवीजन चार्ट से करा देता हूं इन पॉइंट्स का, मजा आ जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ऑपरेटिंग इंडिकेशन। इकोनॉमी में क्या आ जाता है? रैपिड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट रेट। और क्या आता है? न्यू अकाउंटिंग और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में क्या आता है? कंपटीशन, कस्टमर की डिमांड एंड रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ऑपरेटिंग में और क्या आता है? ऑपरेटिंग लॉसेस एंड नेगेटिव कैश फ्लोज। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड पार्टी एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट। थर्ड पार्टीज की प्रॉफिटेबल एक्सपेक्टेशन है कि भाई कौन है थर्ड पार्टी जिनके प्रॉफिट को लेके एक्सपेक्टेशन है? एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स। और अगर आपने प्रॉफिट नहीं दिखाया तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर अब तो ये बात दिमाग में बैठ गई। रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं तो अगर आपको पैसा चाहिए फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपको चाहिए डेट और इक्विटी। तो डेट के लिए डेट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी फॉर इक्विटी। एंड लास्ट में आता है पर्सनल फाइनेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG। कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या है? जागते रहे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी की डेट्स के लिए पर्सनल गारंटी दे दी, इनकी कंपेंसेशन डिपेंडेंट है कंपनी के स्टॉक्स और अर्निंग्स पे। एंड लास्ट में कहता है इसी वजह से क्या आ रहा है? प्रेशर, प्रेशर टू मीट द फाइनेंशियल टारगेट्स। सारे बच्चे बताओ, इज द इंसेंटिव और प्रेशर पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर।
अब पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स में रेडी, फिर मैं अपॉर्चुनिटीज रिवाइज कराता हूं, मजा आएगा। असम, पानी के दो दो घूंट लगा लिए सर। अब आओ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। सर अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? मौके पे चौका। मौके पे चौका यानी कहीं अगर फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? नेचर ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑपरेशन, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू डू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर कैसे? मान लो आप ही इंडस्ट्री के राजा हो, आप ही इंडस्ट्री को डोमिनेट करके चल रहे हो। जनरली जो आज की डेट में नहीं होता, सब लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में। तो ये कह रहे हैं मान के चलो आप इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हो, तो आप वो इंडस्ट्री की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करोगे कि भाई जो भी मैं सेल कर रहा हूं टू द कस्टमर मैं किन टर्म्स पे करूंगा, जो भी मैं परचेजेस कर रहा हूं फ्रॉम द सप्लायर मैं किन टर्म्स में करूंगा। तो इससे क्या होगा? क्या ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे होंगी? नहीं, नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस पे होगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू डू फ्रॉड। ओके सर। फिर ये कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यूज ऑफ इंटरमीडियरीज, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अगर आपकी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ठीक है सर, और ऐसी रिलेटेड एंटिटी के साथ है जिसका ऑडिट ही नहीं होता या ऑडिट कोई और फर्म करती है, या फिर आप ऐसी बिजनेस इंटरमीडियरीज का यूज करो जिनका कोई लॉजिक नहीं है, या फिर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर रहे हो अगेन जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं है। तो सर ऐसे केस में क्या है? अगेन इट इज अपॉर्चुनिटी। याद है हमने एनरॉन वाला केस डिस्कस किया था? हाँ सर। एनरॉन वाले केस में क्या मैं बोल दूं रिलेटेड पार्टी थी जिसको मैं माल बेच रहा था एज एनरॉन? हाँ सर। वो मेरी इंटरमीडियरी थी, मैं उसको माल बेचता हूं, वो आगे किसी और को बेचती होगी। प्लस सारा का सारा ट्रांजैक्शन मैंने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया कि कोई पकड़ ही ना पाए, इस तरह का गफला चल रहा है। सो दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ फ्रॉड। फिर सर इंटरनेशनल का क्या खेल है? जनरली मैं ऐसी एंटिटीज के साथ रिलेशन रखूंगा जो ऐसी कंट्रीज में जहां के कॉर्पोरेट लॉज एकदम वीक है। तो अगर मैं उनके साथ गफला भी करूं तो वो पकड़े ही ना जाए। तो ये कह रहे हैं ऑपरेशंस आर लोकेटेड इन इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पे जो जुरिस्डिक्शन है, जो लोकेशन है, वहां का एनवायरमेंट और कल्चर अलग है। यानी मान लो उनके लॉज ही एकदम वीक है, ठीक है सर। या फिर मेरे जो बैंक अकाउंट है, ब्रांचेस है, ऐसी जगह पे जहां पे टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन यानी यहां पे टैक्स ही नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं टैक्स एवेड करने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूं। तो क्या कह सकता हूं मैं? अपॉर्चुनिटी है टू डू अ फ्रॉड। यस सर, इट इज अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। फिर कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट अपनी चला रहा है और टीसीडब्ल्यूजी उस पर ओवरसाइट नहीं रख पा रहा। तो टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट क्यों नहीं रख पा रहा? क्योंकि भाई आज अगर टीसीडब्ल्यूजी अपनी आवाज उठाता है तो मैनेजमेंट उसको बदल देती है। आज सीएफओ ने अपनी आवाज उठाई, सीएफओ बदल दिया। आज ऑडिट कमेटी के मेंबर्स ने अपनी आवाज उठाई, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को बदल दिया। तो जब भी मैनेजमेंट डोमिनेट करेगा और टीसीडब्ल्यूजी की नहीं चलेगी, अगेन इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। फिर सर क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। मतलब मान के चलो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इस इंडियन कंपनी में 3 फॉरेन कंपनीज का पैसा लगा है, FC1, FC2, FC3। FC1 ने 20%, FC2 के 20%, FC3 के 20%, ठीक है सर। अब जब तीनों ने 20-20% लगा रखा है, कंट्रोल किसका है समझ ही नहीं आ रहा। जब हमने और डिटेल में चेक किया तो पता चला FC1 का ओनर एक फॉरेन एंटिटी है, FC2 का ओनर भी एक फॉरेन एंटिटी है, FC3 में भी कंट्रोल एक फॉरेन एंटिटी का। तो क्या मैं बोलूं, यहां अगेन इन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिससे अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने की, एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट किसका कंट्रोल है। तो यही बात यहां पे इन्होंने लिख रखी है, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग किसका कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आपने अनयूजुअल अलग अलग लीगल एंटिटीज क्रिएट कर रखी है, या मैनेजेरियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। सर मैनेजेरियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी मतलब अगर बहुत सारी लाइंस ऑफ अथॉरिटी होती हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होता है चीजों को अप्रूव करने का, तो कई बार आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर सकते हो बिना किसी अप्रूवल के, या विद द अप्रूवल ऑफ रॉन्ग पीपल। सो अगेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, अगेन इट बिकम्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर द मैनेजमेंट टू डू फ्रॉड। एंड लास्ट में आता है कि जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है तो हम उसको हटा देते हैं, तो अगेन इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। हाई टर्नओवर ऑफ द मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर लीगल पीपल। लास्ट में कहता है इंटरनल कंट्रोल ही वीक है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स कमजोर है, वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डू फ्रॉड। यहां पे क्या कहता है, एग्जांपल देखना, अगर बिना परचेज ऑर्डर के मेरा इनवॉइस पे हो रहा है तो क्या मैं बोलूं आईटी सिस्टम बेकार है? हाँ सर, द आईटी सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम्स आर नॉट इफेक्टिव। ये क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि सर
इनको कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा, इंटरनल ऑडिटर इन पे ख्याल नहीं रख पा रहा, अकाउंटिंग का पर्सन इनका ख्याल नहीं रख पा रहा, आईटी का पर्सन इनका ख्याल नहीं रख पा रहा। सर ये लोग इनका ख्याल क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि आज आते हैं कल चले जाते हैं, हाई टर्नओवर रेट है, बार बार आप इनको निकालते रहते हो। या फिर जिन लोगों को आप लेके आए हो, जो भी आईटी स्टाफ है, इंटरनल ऑडिट स्टाफ है, अकाउंटिंग स्टाफ है, ये इफेक्टिव नहीं है, तो अगेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये सब भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये सब भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू डू फ्रॉड। इन पॉइंट्स को आप जितना अच्छे से समझ के चलोगे ना, उतना आसानी होगी इन आइडेंटिफाइंग इन द केस स्टडी कि सर यहां पे इंसेंटिव और प्रेशर है, यहां पे अपॉर्चुनिटी है या क्या है। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, मजा आएगा। ठीक है सर, अब आ जाओ एक बार चार्ट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पानी के दो दो घूंट लगा लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले तो पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है, उससे बढ़िया एकदम ठंडक बनी रहती है। ओके सर, अब बढ़िया चार्ट पे फोकस करना, क्विक रिवीजन हो जाएगी अपॉर्चुनिटीज की। सबसे पहले कहता है नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और ऑपरेशन। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, आप कभी भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं करोगे विद द सप्लायर और कस्टमर। फिर कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, इंटरमीडियरीज जिनका कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जनरली डन एट द ईयर एंड, अगेन जिनका कोई लॉजिक नहीं है। फिर कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन द आउटसाइड जुरिस्डिक्शन या सब्सिडरी और ब्रांचेस इन द टैक्स हेवन, अगेन टू एवेड द टैक्सेस। फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट जहां मैनेजमेंट अपनी चला रही है, टीसीडब्ल्यूजी रोक नहीं पा रही है। फिर कहता है कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यही नहीं पता चल रहा कंट्रोल किसका है। ठीक है, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था इसमें। ठीक है सर, फिर कहता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लास्ट में सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और टीसीडब्ल्यूजी आते जाते रहते हैं। जहां भी ये आता है ना हाई टर्नओवर देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर, फिर कह रहे हैं कंट्रोल्स खराब है, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम्स आर इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा, कोई ख्याल ही नहीं रख रहा। कोई ख्याल क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि कोई है ही नहीं, आज आता है कल चला जाता है, इंटरनल ऑडिटर, आईटी स्टाफ और अकाउंटिंग स्टाफ। ठीक है सर, अपॉर्चुनिटी इतना ही था भाई, इतना ही है। टाइम जाता है चीजों को समझने में, टाइम जाता है एग्जाम्पल डिस्कस करने में। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉइंट्स इतने ही हैं। जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, दीज आर जस्ट फॉर एनहेंसिंग योर अंडरस्टैंडिंग। मेन गेम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इतना ही है, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे इन पहचानो फाए कौन सा टॉपिक आईसीएआई ने पूछ रखा है। ठीक है सर, अब लास्ट में बात करते हैं एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन की। सर एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन का मतलब है मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर इतना इगोइस्टिक एटीट्यूड है, इतना अभिमान है कि मैनेजमेंट कहती है मेरे होते हुए शेयर प्राइस गिरेगा ही नहीं, मेरे होते हुए शेयर प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है जहां पे ये इंटरेस्टेड है टू मेंटेन और इंक्रीज द स्टॉक प्राइस और अर्निंग, इट इज अ एटीट्यूड प्रॉब्लम। या फिर ये इतने इगोइस्टिक है कि खुद तो मान के बैठे हैं, दूसरों को भी आश्वासन दिलाते हैं कि तुम देखना हमारा रेवेन्यू डबल हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा। सो कमिटिंग टू द एनालिस्ट और क्रेडिटर्स अनरियलिस्टिक टारगेट, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द एटीट्यूड। ठीक है सर, अब सर आते हैं रैशनलाइजेशन पे। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई। एक तो करो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मतलब चोरी करके कहते हैं चोरी के पीछे लॉजिक था, अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले कहते हैं हमने रेवेन्यू कम क्यों दिखाया, क्योंकि हमको टैक्स कम पे करना था। हम क्यों पे करें टैक्स गवर्नमेंट को? ठीक है, वैसे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, मैं नहीं बोल रहा, मैनेजमेंट बोल रही है। सो वी मिनिमाइज द अर्निंग्स टू रिपोर्ट टू सेव टैक्स। ठीक है सर, फिर क्या कहता है? कहते हैं इन्होंने वायलेशन करी सिक्योरिटी लॉज की। क्यों करी होगी वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉज? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ठीक है सर, टू मेक सम पर्सनल प्रॉफिट्स। या फिर ये कहता है लो मोरल ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट के अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है फ्रॉड रिपोर्ट करने की। वो कह रहे हैं हमारी अब उम्र हो गई है, हम ये सब अब फ्रॉड वॉड रिपोर्ट करके क्या ही करेंगे। तो अगेन इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखना रैशनलाइजेशन में 3 पॉइंट्स क्या आते हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, टैक्स सेव करने के लिए, पर्सनल प्रॉफिट्स करने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, एंड तीसरी चीज थी इनके अंदर मोरल की कमी है, लो मोरल ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपने 4-5 बातें ध्यान रख के चलनी है। इसके अलावा आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। आ जाओ एक बार ये एग्जाम्पल्स भी मैं आपको रीड करा देता हूं। देखो क्या कहता है। सबसे पहले कह रहा है यहां पे जो संस्कार दिए जा रहे हैं ना, संस्कार, ये संस्कार खराब है। इनको बोला जा रहा है किसी भी हालत में प्रॉफिट्स दिखाओ। सो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन एप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स व्हिच आर नॉट इफेक्टिव, इट इज अ प्रॉब्लम। या फिर सर क्या हो रहा है ना, आपकी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग से ज्यादा नॉन फाइनेंशियल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेल्स डायरेक्टर बता रहे हैं कैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए जाते हैं, एटीट्यूड का प्रॉब्लम। मैंने मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी बताई,
बताने के बावजूद मैनेजमेंट ने डेफिशिएंसी को ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतना एटीट्यूड है, इंटरनल कंट्रोल की इज्जत ही नहीं है। फिर सर क्या कहता है, जो छोटी सी एंटिटी है जिसमें ओनर और मैनेजर एक ही बंदा होता है, ये पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में फर्क ही नहीं करते हैं। जो भी पर्सनल ट्रेवल है पीएनएल में डालो, जो भी पर्सनल लग्जरी एक्सपेंसेस हैं पीएनएल में डालो। सर कितने बदतमीज लोग हैं। हाँ, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है ना। एंड लास्ट में कहता है डिस्प्यूट बिटवीन द शेयर होल्डर इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी। सर क्लोजली हेल्ड एंटिटी का मतलब है कोई भी प्राइवेट एंटिटी। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो जहां पे एक बंदे को लगता है शेयर होल्डर ने फ्रॉड किया है, तो क्या इससे बाकी शेयर होल्डर को प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि यहां पे फ्रॉड हुआ होगा। एंड लास्ट में कहता है सर क्या, मैनेजमेंट को मैंने कुछ मिसस्टेटमेंट्स निकाल के दी, तो इन मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट तो नहीं किया, बोलता है इममटेरियल है, तो इनको चला लो। तो अगर मैनेजमेंट जस्टिफाई कर रहा है अपनी मिसस्टेटमेंट्स को बाय सेइंग इट इज इममटेरियल, सो अगेन ये क्या है? अगेन ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आयुष का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया। आयुष कहता है सर इतने सारे पॉइंट्स क्या मुझे याद करने हैं? आयुष नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी इतने सारे पॉइंट्स को आपने वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना। देखो बहुत कम चांसेस है, मैं ये नहीं कहूंगा जीरो चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि ऐसे बोले कि एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन के 5 फैक्टर बताओ, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि आपने अच्छे से समझ रखा है, आप कुछ तो ठीक से आप लिख पाओगे, ठीक है सर। बट अगेन योर मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं वहां पे उन्होंने बस यही चेक किया है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कि कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अब आ जाओ देखते हैं कौन कौन आइडेंटिफाई कर पाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? मैंने कहा कंपनी है माई डेकोर लिमिटेड। ये माई डेकोर लिमिटेड क्या करती है? ये फैब्रिक्स बनाती है। ये एक नया टाइप ऑफ फैब्रिक बनाना चाहती है जिसके लिए इसको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको बहुत पैसा लगेगा। अब सारे बच्चे बताओ पैसा लगेगा? हाँ सर। और इन्होंने एक फैक्ट और बताया, पिछले साल रेवेन्यू था 750 करोड़ और इस साल रेवेन्यू हो गया 1000 करोड़। तो मुझे बताओ कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? क्या एटीट्यूड रैशनलाइजेशन है, क्या इंसेंटिव प्रेशर है, या अपॉर्चुनिटी है? सर प्लांट सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी या कैपिटल मार्केट से उठाना पड़ेगा, और कैपिटल के लिए ना इनको फाइनेंशियल अच्छे दिखाने पड़ेंगे, इनको फाइनेंशियल अच्छे दिखाने पड़ेंगे। तो क्या मैं बोल दूं इनके ऊपर प्रेशर है? क्या मैं बोल दूं इनके ऊपर प्रेशर है? हाँ सर इनके ऊपर प्रेशर है। तो मैंने कहा इनके ऊपर प्रेशर है, तो यही बात आपने लिखनी है, प्लांट सेटअप करने के लिए इनको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करने पड़ेंगे विच क्रिएट्स अ प्रेशर टू इन्फ्लेट द रेवेन्यू। अब ये कहता है कि ऐसी केस में आप कैसे प्रोसीड करोगे, आप कैसे प्रोसीड करोगे? तो मैंने कहा आप कैसे प्रोसीड करोगे मतलब आपके क्या प्रोसीजर होंगे, ठीक है, आपके क्या प्रोसीजर होंगे? तो प्रोसीजर तो यार हमको आते हैं ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर। बस एक एनालिटिकल प्रोसीजर अलग से ध्यान रखना, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। बस इतनी सी बात यहां पे आपने करके चलनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? आ जाओ एक पॉइंट और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीए रिधिमा इज द इंटरनल ऑडिटर। इस इंटरनल ऑडिटर ने कंट्रोल्स की कुछ डेफिशिएंसीज बताई हैं, ठीक है सर, कि जो डेटर है हम इनको रिकंसाइल नहीं करते हैं, जो हमारे डेटर्स हैं कस्टमर्स हैं इनकी क्रेडिट लिमिट को हम रिव्यू नहीं कर रहे, पुरानी क्रेडिट लिमिट के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। और ये बात जो इंटरनल ऑडिटर ने बताई, इसके ऊपर कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसके ऊपर कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब एक बात बताओ, व्हाट डज द अबव सिचुएशन एल्यूड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी? ऐसे केस में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करे? तो सारे बच्चे एक बात बताना, पहले तो यहां पे कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है बताओ जरा? AIO। क्या यहां एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? क्या यहां कोई इंसेंटिव और प्रेशर है, या फिर यहां अपॉर्चुनिटी है? अगर मैं देखूं इंटरनल कंट्रोल खराब है तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इंसेंटिव और प्रेशर की तो बात ही नहीं है। बट अगर मैं ऐसा देखूं इंटरनल कंट्रोल खराब थे, किसी ने मुझे आके बताया तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल खराब हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, तो ये मेरे एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, ये मेरे एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो यहां पे यही वाला केस था, सामने वाला मुझे बता रहा है तुम्हारे कंट्रोल खराब है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ये मेरे एटीट्यूड का इशू है, ये मेरे ईगो का इशू है। तो आपने यहां पे यही बोलना है, यही बात बतानी थी बस, और कुछ नहीं करना, कि यहां पे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है ड्यू टू द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। अब सर यहां पे फ्रॉड कैसे हो सकता है? बोर्ड पे फोकस करना। कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है? क्रेडिट सेल्स कर रही है टू द कस्टमर, ठीक है सर।
क्या ये कस्टमर अच्छे हैं या बेकार हैं? सर बेकार है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट रिव्यू ही नहीं हुआ। तो अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? बैड डेट्स हो जाएगा। हाँ सर। क्या यहां पे ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट और कस्टमर मिले हुए हैं? हाँ सर हो सकता है कि मैनेजमेंट ने बोला हम तुम्हारी क्रेडिट लिमिट रिव्यू करे बिना तुमको 1 करोड़ का माल भेजेंगे, तो जो तुमको 1 करोड़ का माल मिलेगा ना, कंपनी को पैसा मत देना, हम दोनों 50-50 कर लेंगे। सो देयर कैन बी अ कॉल्यूजन बिटवीन द टू पार्टीज। तो यही बात आईसीआई कहता है कि यही बात आपने थोड़ी ध्यान रखनी है कि बाबा देयर कैन बी अ पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड यानी अगर आप उनको क्रेडिट दे रहे हो बियॉन्ड देयर क्रेडिट वर्दीनेस, इससे बैड डेट्स हो जाएंगे, कंपनी के फंड्स फंस जाएंगे ड्यू टू कॉल्यूजन, एंड इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। और मैं बताऊं ना, यही 2 क्वेश्चंस हैं, यही 2 क्वेश्चन है जो आपके इसके केस में दे रखे हैं। सर एक क्वेश्चन और करा दो तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब बताता है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपके नवंबर 24 के मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुमको पता चलेगा जो तुमने मेहनत करी ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे कितनी काम आई। कह रहे इशू आइडेंटिफाइड बाय देवा एंड कंपनी विद रिगार्ड टू होल्डिंग सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स and branch operations in the tax haven jurisdiction and significant related party transaction is a fraud risk factor. What is the condition created by fraud risk factor and what does the fraud result in? ये कह रहे हैं जो आपने ब्रांच ऑपरेशन टैक्स हेवन में रख रखे हैं, ये कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर थे, AIO। हाँ सर, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी। सारे बच्चे मुझे बताना यहां पे कौन सा पॉइंट आएगा। क्या ये रैशनलाइजेशन ऑफ फ्रॉड है? क्या ये इंसेंटिव और प्रेशर है? क्या ये अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड है? अपॉर्चुनिटी के 2 पॉइंट दे रखे हैं और उसमें दे रखा है क्या ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। सब बच्चों ने कहा अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड। तो पहले 2 तो गलत हो गए। हाँ सर पहले 2 तो गलत हो गए। अब मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी में भी कौन सा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स? सी, वेरी वेरी गुड। सी, क्या फायदा होता है कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का। ठीक है, फ्री के 2 नंबर मिल गए। ए हे रहा नहीं जाता, अब तो सर बढ़िया नंबर लाएंगे, पेपर में धूम मचाएंगे। वेरी वेरी गुड, शाबाश। सबके लिए भाई साहब होनी चाहिए ढेर सारी तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आओ मेरे साथ, आओ ना, आओ आ गए सर। मैंने कहा तुमसे मित्रों, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट यानी चोरी चकारी करना। चोरी चकारी कैसे होती है सर? मैंने कहा चोरी चकारी होती है, अगेन वही 3 फैक्टर्स है, AIO, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव और प्रेशर, और अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। अमित कह रहा है सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, अब बढ़िया कंफर्ट आ गया। वेरी वेरी गुड। अब सबसे पहले इंसेंटिव और प्रेशर की बात करते हैं। मुझे बताओ एक एम्प्लॉय चोरी क्यों करता है? सर बेचारा सर मिडिल क्लास एम्प्लॉय है, मुश्किल से वो 20-25 हजार रुपए कमा पाता है, फैमिली का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना है, और उसने मान लो कोई लोन भी ले रखा है तो उस लोन की EMI भी भरनी है। तो बेचारे की इतनी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना कि उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी चोरी अगर मैं कंपनी से कर लूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, जिसके पास भी एक्सेस है एसेट्स का, कैश का। ठीक है सर। या फिर कंपनी के साथ आपकी रिलेशन इतनी खराब हो गई है कि आपको अगेन एक इंसेंटिव मिल रहा है कि चलो मैं यहीं चोरी कर लेता हूं, अगर ये मुझे कंपेंसेशन नहीं दे रहे तो मैं चोरी कर लेता हूं, अगर ये मेरी प्रमोशन नहीं कर रहे तो मैं चोरी कर लेता हूं, अगर ये मेरे को निकालने ही वाले हैं तो मैं चोरी कर लेता हूं। तो ये कह रहा है एडवर्स रिलेशन बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉइज हैविंग द एक्सेस टू कैश और अदर एसेट। अब सर ये एडवर्स रिलेशन क्यों बनी? एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए? कंपेंसेशन, कंपेंसेशन चेंज हो गई, कम हो गई। कंपेंसेशन के बाद क्या चाहिए? प्रमोशन, प्रमोशन दे नहीं रहे। एंड तीसरी चीज है कंपेंसेशन, प्रमोशन तो छोड़ो, ये एम्प्लॉय को निकालने वाले हैं, एक्सपेक्टेड ले ऑफ, तो ये क्या होगा? एडवर्स रिलेशन बनेगा। ठीक है सर। अब सर अपॉर्चुनिटीज कौन से एसेट्स में होती है? बड़ा सिंपल है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट में क्या आते हैं सर? करंट एसेट में आते हैं हमारे पास कैश इन हैंड, उसको चोरी कर लो, इन्वेंट्री, उसको चोरी कर लो। अच्छा इन्वेंट्री कौन सी चोरी करोगे? बड़ी बड़ी इन्वेंट्री, छोटी छोटी इन्वेंट्री? सर छोटी छोटी इन्वेंट्री याद रहे,
साइज छोटा होना चाहिए, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। सो स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई इन डिमांड। आज अगर चुराई तो हाथों हाथ मार्केट में बिक जाए। एग्जाम्पल मेडिसिन, इंजेक्शंस, ठीक है सर, या फिर कोई प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ठीक है सर। फिर कहते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड एसेट भी क्या होना चाहिए, छोटे साइज में, ज्यादा डिमांड में, ठीक है, ज्यादा वैल्यू वाले, प्लस देख के कोई बता ना सके इसका ओनर कौन है। एग्जाम्पल, ये जो छोटा सा माउस है, हाँ सर, क्या इस माउस को देख के तुम बता सकते हो इसका ओनर कौन है? नहीं सर, इस पे तो कुछ नहीं लिखा कंपनी के अलावा। इसी तरह अगर मैं इस मोबाइल फोन की बात करूं, इस मोबाइल फोन की बात करो तो क्या इसको देख के बता सकते हो इसका ओनर कौन है? नहीं सर, कोई भी चुरा ले, चोर बाजार में बेच दे, गफार मार्केट में बेच दे, दिल्ली में, कोई पता नहीं चलेगा। एक बच्चा कह रहा है एसी चुरा लो, एसी इतना बड़ा लेके जाओगे साफ साफ दिखेगा कि एसी लेके जा रहे हो, ठीक है, तुम नहीं दिखोगे, एसी सबसे पहले दिखेगा। तो ध्यान रखना, फिक्स्ड एसेट ऐसे होने चाहिए स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, एंड देख के पता ना चल सके ओनर कौन है, यानी दे लैक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है सर। फिर कहते हैं कन्वर्टेबल एसेट। सर किस में कन्वर्टेबल? कैश में कन्वर्टेबल। जिन एसेट्स को आप इजीली मार्केट में सेल कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको चुराना आसान रहता है। जैसे बियरर बॉन्ड। बियरर बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ बियरर चेक। जो चेक बियर करता है बैंक उसको पैसा देता है, ऐसी जो बॉन्ड बियर करता है कंपनी उसको पैसा देती है। ऐसी डायमंड हो गया, कंप्यूटर चिप्स हो गए लाइक i7 i9 प्रोसेसर, जो आसानी से मार्केट में बिक जाते हैं। तो ये 4 एसेट्स आपने ध्यान रखने हैं, 2 करंट एसेट, एक फिक्स्ड एसेट और कन्वर्टेबल एसेट। अब सर एक बात बताओ, ये चोरी हो क्यों रही है? ये चोरी हो क्यों रही है? ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स। कहीं ना कहीं जो इंटरनल कंट्रोल्स है इन एसेट्स के, ओवर मिस एप्रोप्रिएशन ये खराब है, इसी वजह से मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सर ये कैसे चांसेस बढ़ रहे हैं, इसके आपने 5 एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। सर क्या? सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ट्रांजैक्शन की डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हो रही। जो कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करे उसको मैंने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, तो अगर मान लो गुड्स की चोरी हो भी गई पता नहीं चलेगा, ठीक है सर। फिर कह रहे हैं इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो सीनियर मैनेजमेंट रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा है उसको कोई अप्रूव ही नहीं कर रहा, तो सीनियर मैनेजमेंट सारी चीजें रिम्बर्स करवा रहा है। इसके बाद ये कहता है इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश और इन्वेंट्री। जो कैश है वो लॉकर में नहीं पड़ी, जो इन्वेंट्री है वो खुले में पड़ी, कोई भी चोरी करके ले जाता है। फिर कहते हैं लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। आप इन्वेंट्री रजिस्टर नहीं बना रहे, आप पीपी रजिस्टर नहीं बना रहे, तो कोई भी चोरी कर लेगा। एंड आखिरी में कहता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो मतलब एक ही बंदा सारा काम संभाल रहा है, तो अगर एक ही बंदा माल खरीदेगा भी, उसकी कस्टडी भी रखेगा, उसके रिकॉर्ड भी रखेगा, तो वो भी अगेन चीजों को मिस एप्रोप्रिएट कर सकता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। तो सारे बच्चे ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना। अब सर इसके ऊपर 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आईसीए पूछ सकता है, तो ये कैसे ध्यान रहे? तो मैंने कहा चोरी क्यों हुई? सर चोरी इसलिए हुई क्योंकि दोपहर में सोडी नहीं था। सारे बच्चे बोलो, दोपहर में सोडी नहीं था। सर दोपहर में सोडी नहीं था, दो मतलब लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ओ मतलब लैक ऑफ ओवरसाइट ओवर द सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। पी का क्या मतलब है? लैक ऑफ फिजिकल सेफगार्ड। आर ई का मतलब है लैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग ऑफ द एसेट्स, एंड सोडी का मतलब है लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आपने कहीं ना कहीं ये पांचों के पांचों पॉइंट ध्यान रख के चलने हैं। इजी पीजी इजी सर। एंड लास्ट में आता है एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के फ्रॉड रिस्क फैक्टर बड़े छोटे से प्यारे से है। कहते हैं एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन मतलब जिसके अंदर एटीट्यूड होगा वो क्या किसी की इज्जत करेगा? नहीं सर, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, डिसरिगार्ड फॉर द इंटरनल कंट्रोल्स। फिर कहते हैं बिहेवियर कैसा है जिससे एंटिटी से खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड विद द एंटिटी, या फिर इसके बिहेवियर या लाइफस्टाइल में अलग ही चेंजेस आए हैं। मतलब जो मैं बंदा बता रहा था ना 20-25 हजार रुपए कमाता है, हाँ सर, ये आजकल आईफोन लेके घूम रहा है, ये आजकल शॉफर ड्रिवन कार में घूम रहा है। तो अगर अचानक इसने इतना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लिया तो पक्की बात है इसने कुछ ना कुछ फ्रॉड वगैरह किया, मे बी ये सप्लायर्स वगैरह के साथ कॉल्यूजन कर रहा है। एंड लास्ट में कह रहा है टॉलरेंस ऑफ अ पेटी थेफ्ट। अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे अगर कोई बंदा छोटी छोटी चोरियां करता है तो ये लोग कुछ करते नहीं है, ये लोग कुछ करते नहीं है। तो डू यू थिंक द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इज प्रॉपर? नो। अगर छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं तो बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। सो इफ दे आर टॉलरेटिंग पेटी थेफ्ट, अगेन सर दिस इज अ एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम। तो ये 5 बातें ध्यान रखना है। डिसरिगार्ड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, डिसरिगार्ड फॉर द इंटरनल कंट्रोल। फिर मैंने आपको बोला बिहेवियर जहां पे एंटिटी से डिससेटिस्फाइड है या चेंजेस इन द बिहेवियर, एंड आखिरी में टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। ये जो टॉपिक है कौन सा वाला, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, इस पे आईसीआई ने एक बार सर बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो फॉर सेफ्टी पर्पस इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करके चलना, इजी है, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो भाई, अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो, बस अब ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है।
नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी से पानी के दो घूंट लगाओ। आ जाओ सर। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है। जब ये फ्रॉड वाला टॉपिक इंटर में हुआ करता था तो बार बार ऐसे 4 नंबर का सवाल इस पे पूछता था, सर क्या एग्जाम्पल्स कि कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट और ऑडिटर के जो बीच में रिलेशनशिप है ये खराब होती जा रही है, स्ट्रेंड हो रही है। तो मैंने कहा 4 चीजें ध्यान रखना सर। क्या? सबसे पहले मैनेजमेंट का डोमिनेटिंग बिहेवियर है। मैनेजमेंट ऑडिटर पे ज्यादा अपनी चला रहा है, कह रहा है ये नहीं चेक करना, वो नहीं चेक करना, ठीक है, अगर मेरी नहीं सुनी तो तुमको निकाल दूंगा। तो अगर ऐसा डोमिनेटिंग बिहेवियर होगा तो दोनों की नहीं बनेगी, रिलेशनशिप खराब होगी, ठीक है सर। इसके अलावा सर क्या कर रहे हैं? अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है ऑडिटर से, कह रहे चुपचाप 2 हफ्ते में ऑडिट कंप्लीट करके दो। जनरली जिस चीज को करने में 2 महीने लगते हैं उसको कह रहे 2 हफ्ते में करके दो, ठीक है सर। फिर कह रहे हैं फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हो रहे, बार बार इनकी लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, ठीक है, काम कम हो रहा है, लड़ाइयां ज्यादा हो रही है। एंड लास्ट में कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिटर। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिटर, जहां पे ये ऑडिटर को एक्सेस नहीं लेने दे रहे टू द पीपल, इंफॉर्मेशन और टीसीडब्ल्यूजी। तो इन 4 बातों को आपने ध्यान रखना। सर मैनेजमेंट अच्छी है या डफर है? बोलो मैनेजमेंट डफर है। इन दोनों की लड़ाई अगर हो रही है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मतलब मैनेजमेंट डफर है। डफर का मतलब है डी फॉर डोमिनेटिंग मैनेजमेंट बिहेवियर। यू का मतलब क्या था सर? यू का मतलब है अनरीजनेबल डिमांड ऑन द ऑडिटर। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। एंड आर ई का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑडिटर टू रीच आउट टू द इंफॉर्मेशन पीपल एंड टीसीडब्ल्यूजी। इजी पीजी इजी सर। अब सर कुछ नोट्स डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। ये कहता है क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाला टॉपिक शुभम सर ने तुमको पढ़ाया क्यों है? फ्रॉड रिस्क वाला फैक्टर पढ़ाया क्यों? क्योंकि बाबू यहीं से तो इंडिकेशन मिल रही है ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। यहीं से तो पता चल रहा है कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है फ्रॉड को लेके। अगर तुमको लगता है एंटिटी ने अलग अलग रिलेटेड पार्टी बना रखी है, मतलब देयर इज अ अपॉर्चुनिटी ये पक्का फ्रॉड कर रहे होंगे। अगर एंटिटी ने टैक्स हेवन वाली जगहों पे अपने ब्रांचेस खोल रखी है तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी ये फ्रॉड कर रहे होंगे। अगर कंपनी को मार्केट से लोन लेना है तो अगेन देयर आर चांसेस, देयर इज अ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, ये फ्रॉड कर रहे होंगे। तो जब तक आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर पता नहीं होंगे तो एज अ ऑडिटर आपको पता कैसे चलेगा फ्रॉड हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, इसलिए ये टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब सर एंगेजमेंट टीम इन चीजों को लेके क्या क्या बातें करती है? ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ फ्रॉड हो सकता है, कैसे फ्रॉड हो सकता है, ये सब बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करते हैं, ये सब मामूली टॉपिक है। अब सर क्या ये डिस्कशन तब भी करनी है जब मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, सच्ची है? हाँ, हमेशा करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट भले ही वो बोलते ना, वो कोई थे ना राजा हरिश्चंद्र, मतलब सच्चाई के मूर्त थे, हाँ सर, भले ही राजा हरिश्चंद्र से भी ज्यादा ऑनेस्ट हो, तब भी आपने ये डिस्कशन करनी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है सर। अब बताओ ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी आपने देखने फ्रॉड रिस्क क्या है, फ्रॉड कंट्रोल्स क्या है। तो इसको कैसे पता चलेगा फ्रॉड रिस्क और कंट्रोल क्या है? पूछ लो, इंक्वायरी कर लो। तो सबसे पहले हम करते हैं इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स। अदर्स यानी कोई इंटरनल ऑडिटर रहेगा, कोई बाकी लोग रहेंगे, उनसे बात कर लो। तो उनसे समझो कैसे टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करती है मैनेजमेंट का प्रोसेस। ये आपका काम थोड़ी है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल को लगाना, ये पहले तो मैनेजमेंट का काम था। तो आप देखो टीसीडब्ल्यूजी कैसे नजर रख रही है मैनेजमेंट पे कि ये कैसे फ्रॉड रिस्क आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए क्या कंट्रोल्स लगाता है, ठीक है सर। और मुझे फ्रॉड रिस्क के बारे में कैसे पता चल सकता है? अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। कंपनी की सेल्स ऊपर जा रही है और शिपिंग एक्सपेंसेस नीचे जा रहे हैं। सो शिपिंग एक्सपेंस नीचे जा रहे हैं, सेल ऊपर जा रही है, हाँ, तो हो सकता है फिक्टिशियस सेल हो, एक्चुअल में कंपनी ने सेल करी ही नहीं, एक्चुअल में माल डिलीवर किया ही नहीं, हाँ सर। तो अगेन इन चीजों को ध्यान रखना। तो ये मामूली टॉपिक है, अगेन इसको बस समझ के चलना है कि भाई हम इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे जिससे हमें रिस्क असेसमेंट का पता चले, ठीक है सर। और बताओ सर और क्या है? मैंने कहा अब आती है बात फ्रॉड की। फ्रॉड कौन से लेवल पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अजर्शन लेवल। सीधी भाषा में बोलूं तो बड़े फ्रॉड को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, छोटे फ्रॉड को कहते हैं अजर्शन लेवल। और डिटेल में चलना है तो बोर्ड पे फोकस करो, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का फ्रॉड है यानी इट इज अ बिगर मैनिपुलेशन, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स इन्वॉल्व है। आपने कोई फेक सेल्स करी है टू द रिलेटेड पार्टी, यानी रेवेन्यू इन्फ्लेट हो गया, प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया, बैलेंस शीट में सरप्लस इन्फ्लेट हो गया, आप डेटर भी गलत गलत ज्यादा दिखा रहे हो, कैश बैलेंस भी अलग ही ज्यादा दिखा रहे हो। तो जब आप इतने सारे अकाउंट्स में गफले कर रहे हो, इज इट इजी टू डिटेक्ट? नो सर, इट इज वेरी टफ टू डिटेक्ट। जैसे हमने एनरॉन के केस में भी डिस्कस किया था, कितनी गड़बड़े कर रखी थी। बट यही अगर एक छोटा सा फ्रॉड है,
एक छोटी सी स्पेसिफिक मिसस्टेटमेंट है जो किसने करी है, मैनेजमेंट नहीं, एक एम्प्लॉय ने। एंड जनरली एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम पे फ्रॉड इफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय ने इन्वेंट्री चुरा ली, चुरा के इन्वेंट्री एम्प्लॉय चला, तो मान लो इन्वेंट्री चुराई, तो इससे कौन सी अजर्शन पे इंपैक्ट आएगा, एग्जिस्टेंस पे इंपैक्ट आएगा। तो अब इसको कैसे ठीक करेगा, ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करेगा। अब जैसे ही मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा मुझे फ्रॉड पकड़ा जाएगा। यस सर, इट इज इजी टू डिटेक्ट, ये कहीं ना कहीं आसान है डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर, आज जाओ मेरे साथ। नाउ सर रिज्यूम करते हैं रिवीजन के साथ। रेडी, रेडी सर, एकदम बढ़िया तरीके से रेडी। अब सर एक बात बताओ, हमको समझ तो आ गया फ्रॉड कौन से लेवल पे होता है, अजर्शन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, टू बी इन अ सिंपलिस्टिक टर्म, जो बड़े फ्रॉड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाले, जो छोटे फ्रॉड है अजर्शन लेवल वाले। ठीक है सर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल फ्रॉड के अगर मुझे पकड़ना है तो क्या मैं किसी स्पेसिफिक अकाउंट आइटम पे जाऊं, नहीं सर, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। हम इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक करेंगे, हम अपने प्रोसीजर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाएंगे, हम एक्सपीरियंस लोगों को बोलेंगे जो भी रिस्की एरियाज है तुम वो चेक करो। तो आ जाओ मेरे साथ, 3 रिस्पॉन्सेस को पढ़ते हैं जो आप कर सकते हो टू द फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आ जाओ, ये कहता है इवेलुएट द अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर कौन सी पॉलिसीज, विच आर रिलेटेड टू सब्जेक्टिव मेजरमेंट यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सर क्यों करना है ये सब, ये देखने के लिए वेदर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डन टू मैनेज द अर्निंग। सर कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल से रिवाइज करते हैं। मान लो एक कंपनीज है जो गुड बेचती है 2 साल की वारंटी पे, ठीक है सर। अब अगर 2 साल की वारंटी है तो सर यहां पे क्या होना चाहिए, मैंने कहा यहां पे प्रोविजन बनना चाहिए वारंटी का। हाँ सर, अब मान लो मैनेजमेंट अज्यूम करता है कि भाई 1% ऑफ द प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे रिपेयर लगेगा, और इंडस्ट्री का एवरेज है कि 5% का तो रिपेयर होता ही है। तो इन्होंने क्या किया, 1% के हिसाब से एस्टिमेट कर लिया कितना खर्चा आएगा। अब सर इसका प्रोविजन नहीं बनाया, इसका इन्होंने कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा दी, जबकि बनना क्या चाहिए था प्रोविजन, इन्होंने कंटिंजेंट लायबिलिटी बना दी। सारे बच्चे बताओ क्या अकाउंटिंग पॉलिसी इनकी तेल लेने जा चुकी है। हाँ सर, अकाउंटिंग पॉलिसी तमीज से काम ही नहीं कर रही। तो अगर प्रोविजन नहीं बना रहा तो ये क्या कहते हैं, हम कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे जब क्लेम होता है। तो जब भी इस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी है मतलब मैनेजमेंट के मन में चोर है, ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, सो इवेल्युएट द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। क्यों, ये देखने के लिए कहीं ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे। अच्छा प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे होंगे, सर अर्निंग्स को ज्यादा दिखाने के लिए, टू मैनेज देयर अर्निंग। क्या पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आ गया सर। एक बार और, अकाउंटिंग पॉलिसी किसको लेके, सब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है टू मैनेज देयर अर्निंग। इजी इजी सर। फिर ये कहता है जब भी प्रोसीजर कर रहे हो तो सारी चीजें ना बता बता के मत करो, थोड़ा सरप्राइज का फील दो, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश, एंड साथ ही साथ आप ईयर एंड पे ट्रांजैक्शन तो चेक कर ही रहे हो, कभी कभार 20 साल में चेक कर लो, Q1 के एंड में देख लिया, मिड ईयर देख लिया, ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ पकड़ में आ सके। एंड आखिरी में कहता है असाइन एंड सुपरवाइज द पर्सोनल कंसीडरिंग देयर नॉलेज, देयर स्किल्स एंड देयर एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगर मैं रेवेन्यू इन्वेंट्री जैसे रिस्की एरियाज देख रहा हूं तो मैं कल के आए आर्टिकल को ये काम नहीं दूंगा। जनरली जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको मैं ये काम दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड देना। समझा नहीं समझा, समझ गए सर। तो ये आपने बस 3 बातें ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और पर्सोनल। तो इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक ध्यान रखना सर, क्या, फ्रॉड को पकड़ने के लिए अपुन को सही पर्सन चाहिए। फ्रॉड को पकड़ने के लिए अपुन को सही पर्सन चाहिए। अपुन का मतलब क्या है, एपी का मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी, यूएन का मतलब है अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, एंड पर्सोनल का मतलब है ऐसा पर्सोनल जिसके अंदर क्या है, एसके। सर एसके, अरे एसके यानी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब आगे आओ मेरे साथ। अगला पॉइंट क्या था, मैंने कहा अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था बुक से। सर बुक से हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ा था कि ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा टू द फ्रॉड एट अजर्शन लेवल। अजर्शन लेवल पे मैंने बस इतना बताया, आपको रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दे रही है हम उसको कोरोबोरेट कर सके। कोरोबोरेट यानी सपोर्ट कर सके। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से समझना। मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर है कि भाई हमको ना सेल्स को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, तो हो सकता है इन्होंने सेल्स एग्रीमेंट में हेराफेरी करी हो, कहीं ना कहीं सेल्स एग्रीमेंट में टर्म्स को ऊपर नीचे किया है। ठीक है सर, अब सेल्स एग्रीमेंट की जो टर्म्स हैं इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन में और किससे इकट्ठी कर सकता हूं, सर जो आप डेटर से कंफर्मेशन ले रहे हो ना, हाँ
उस कंफर्मेशन में अमाउंट तो चेक करो, साथ ही साथ जो एग्रीमेंट की डिटेल्स होती है वो भी चेक कर लो। ठीक है सर, और क्या कर सकता हूं? इसके अलावा आप इंक्वायरी कर सकते हो नॉन फाइनेंशियल पर्सन लाइक सेल्स मैनेजर, उसको बड़ा पता होगा कि सेल्स एग्रीमेंट में चेंज हुआ है कि नहीं। तो जो बात अकाउंटिंग का बंदा बता रहा है ना, मैं उसको कोरोबोरेट कर रहा हूं बाकी दो लोगों से पूछ के, दैट इज द कस्टमर एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सन। डज इट मेक सेंस? यस सर, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी था। फिर मैंने मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के प्रोसीजर ऑलरेडी बता दिए थे सर। फिक्टिशियस एंट्री के लिए एंट्री चेक करेंगे, अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करेंगे, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन विच आर नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इनका लॉजिक देखेंगे, क्यों एंटिटी इतनी हेरा फेरी वाली ट्रांजैक्शंस कर रही है। अरे हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। अब सर इसके बाद हमने कहा था जब भी ऑडिट एविडेंस मिलता है, ठीक है, अब आ जाओ इस चार्ट को रिवाइज कराता हूं। वैसे तो सारी कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बट फिर भी एक बार चार्ट रिवाइज करोगे तो मजा आएगा। यह कहता है जब भी आपको ऑडिट एविडेंस मिले तो देखो क्या इससे कोई मिसस्टेटमेंट मिली, अगर मिसस्टेटमेंट मिली तो क्या इसमें फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है तो देखो क्या इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो रीअसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, यानी फ्रॉड बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ऑडिट प्रोसीजर भी बढ़ाने पड़ेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय मत करना, और अगर ये ऐसा फ्रॉड है जिसमें सब लोग मिले हुए हैं, इंप्लॉयज भी मिले हुए हैं, मैनेजमेंट भी मिली हुई है, थर्ड पार्टी भी मिले हुए हैं, तो सर क्या आप अपने बाकी एविडेंस पे रिलाय कर पाओगे? मैंने कहा नहीं। तो मान लो जो भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन आई है मैं उस पर भी रिलाय नहीं कर पाऊंगा। सो दीज आर अवर ऑडिट इंप्लीकेशन। इस टॉपिक को बस समझ के चलना, इसमें कुछ खास क्रिटिकल बात नहीं है। अब आता है सर आईसीआई का फेवरेट टॉपिक, अनदर 5 स्टार टॉपिक। अनदर 5 स्टार टॉपिक, सारे बच्चे फोकस करना, मजा आएगा। देखो क्या कहता है, यू आर अनेबल टू कंप्लीट योर एंगेजमेंट। सर मतलब जब भी आपको फ्रॉड मिलता है तो आप देखो क्या ये फ्रॉड ऐसा है कि आपको ऐसे केस में विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो कहते हैं अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, यानी आपको अगर फ्रॉड मिला है तो सबसे पहले तो इसके बारे में रिपोर्ट करो। रिपोर्ट मतलब डिटरमाइन योर प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके बारे में आपने रिपोर्ट करना है, टू द ओनर्स, दैट इज द पीपल हु मेड योर अपॉइंटमेंट। ठीक है सर, या फिर आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताओ। तो हम सबको पता है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग कारो 2020 में होती है टू द ओनर्स। ठीक है सर, साथ ही साथ आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 143 सबसेक्शन 12, जब भी फ्रॉड होता है 1 करोड़ और अबव का। ये कहते हैं रिपोर्टिंग वाला काम हो गया हो तो चलो विड्रॉ की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड बहुत बड़ा है जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो क्या आप ऐसी एंटिटी का ऑडिट कंटिन्यू करना चाहोगे? मैंने कहा नहीं। जब मैं मैनेजमेंट पे विश्वास ही नहीं कर सकता, मैं उनके एविडेंस पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं ऑडिट करके करूं क्या? विड्रॉ करो। सो कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग, एंड अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आप सबको पता है कि विड्रॉ के केस में हम विड्रॉ और उसके रीजन बताते हैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को, प्लस हम अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताने की जरूरत है, लाइक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो जब भी आप विड्रॉ करते हो, याद है ना मैंने बताया था, हम फाइल करते ADT3, मैं हो गया फ्री, 30 डेज में जो भी रीजंस होते हैं विड्रॉल के, आप किसको बताते थे? कंपनी को बताते थे, ROC को बताते थे। तो वही तो पॉइंट दे रखा है, मैनेजमेंट TCWG को बताओ और रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ। ठीक है सर, फिर आ जाओ कारो 2020 की भी रिवाइज कर लेते लगे हाथों। सर हम सबको पता है क्या क्लॉज 11 पैरा 3 कारो 2020 किसकी बात करता है? फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करता है। तो ये कहता है एनी फ्रॉड अमाउंट डज नॉट मैटर, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी। सारे बच्चे मेरे साथ ये एक्शन करेंगे, जो जो बच्चा ये एक्शन करेगा उसको एग्जाम में सब याद आएगा, अब तो तुमको करना पड़ेगा। बोलो एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी। जो मोबाइल पे देख रहे हैं मोबाइल को कई जगह फिट करो, तुमको करना तो पड़ेगा ये एक्शन। ठीक है, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड कंपनी बाय ऑन द कंपनी, साजन जी पधारे हमारे घर आ रे। सो एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, सर दैट वाज नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बारे में क्या बताना है? अमाउंट एंड नेचर ऑफ द फ्रॉड, किस तरह का फ्रॉड है। ठीक है सर, फिर उसके बाद ये कहता है कोई फ्रॉड ऐसा है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया ना ADT4, उसके बारे में भी कारो में बताओ। एंड लास्ट में सर CT मार कंप्लेंट, जो भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में आप यहाँ पे बात करोगे। ये क्लॉज कैसे याद रहता है? 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ना चाहती है, तो क्लॉज 11 में हम डॉन के फ्रॉड की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ 143.12 भी लगे हाथ तो रिवाइज कर ही लेते हैं। 143.12 में क्या था? बोर्ड पे फोकस करो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहता है जब भी कोई फ्रॉड मिलेगा 1 करोड़ और अबव का, ठीक है, कितने का? 1 करोड़ और अबव का, जिसमें क्या हुआ है? जिस थाली में खाया उसी में छेद, यानी कंपनी के खुद के ऑफिसर और एम्प्लॉय 1 करोड़ और अबव का फ्रॉड कर रहे हैं इन द कंपनी। सर ये फ्रॉड आपको कैसे देखना है? इंडिविजुअली। ठीक है,
1 करोड़ और अबव की जो लिमिट है ये इंडिविजुअली आपने देखनी है। ओके सर, तो इसके बारे में क्या करना है, रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी सबसे पहले, हाथों हाथ, मैक्सिमम इन 2 डेज। वो रिप्लाई कितने टाइम में करेंगे, 45 डेज में। अब अगर उनका रिप्लाई नहीं आया तो सिर्फ आपकी रिपोर्ट, और अगर उनका रिप्लाई आया तो आपकी रिपोर्ट पे उनका रिप्लाई, उस रिप्लाई पे आपके कमेंट्स, ये तीनों चीजें आप भेजोगे सेक्रेटरी को। किसकी सेक्रेटरी, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 15 डेज के अंदर अंदर इन ADT 4। ठीक है, ये पूरा सेक्शन आपके कोर्स में है तो इसको अच्छे से करो। फिर सर अगर ये फ्रॉड 1 करोड़ से कम होता तो सिर्फ आप ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताते विद इन 2 डेज। सर हम इनको बताते क्या है, फ्रॉड का नाप। जब आप टेलर के पास जाते हो तो टेलर भी आपका नाप लेता है ना, हाँ सर, वैसे ही हम फ्रॉड का नाप बताएंगे। नाप का मतलब है नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, ये 3 बातें ये ध्यान में रख के चलनी है। इजी पीजी सर। अब सर इतनी देर हो गई है, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन कराओ ना। है मालिक, इतनी देर हो गई है, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसका फैक्ट्स मैंने यहां पे लिखी रखे हैं, आ जाओ यहीं से रिवाइज करते हैं। 15 मार्च 2024 को कंपनी ने क्या करी, परचेजेस करी। परचेजेस दिखा रखी है बुक्स में, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं हुई है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है। क्या मैं बोल दूं 15 मार्च यानी क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये लोग एक फिक्टिशियस जर्नल एंट्री डाल रहे हैं। हाँ सर, अब इसमें बोला क्या है, हमको बोला गया है कि एज अ ऑडिटर आपकी क्या अप्रोच होगी रिगार्डिंग रिपोर्टिंग। सीधा सीधा क्वेश्चन है रिपोर्टिंग पे, तो रिपोर्टिंग का ही आंसर लिखेंगे। तो हम बात करेंगे रिपोर्टिंग में प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ये आंसर मेरे दिमाग में कहां से आया, अरे अभी तो पूरा चार्ट पढ़ाया था ना कि जब आप विड्रॉल की बात करते हो तो विड्रॉल से पहले रिपोर्ट करते हो, तो प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है सर, और टू द पीपल हु मेड योर अपॉइंटमेंट दैट इज द ओनर्स। तो इनको आप रिपोर्ट करके चलोगे। साथ ही साथ और किसका तड़का लगाओगे, सेक्शन 143(12) का। क्यों, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो फ्रॉड हुआ है 1.02 करोड़ एंड 1.02 करोड़ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, तो ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ कारो 2020 का भी रिपोर्टिंग करेंगे। सर क्या कारो 2020 में पूरा क्लॉज लिखना है, क्या 143(12) में पूरा सेक्शन लिखना है, नहीं, ऊपर ऊपर से बात करनी है। जब आप 143(12) की बात लिखते हो तो बस इतना लिखो, जब भी फ्रॉड होता है 1 करोड़ और अबव का इंडिविजुअली, तो आपने क्या करना, किसने किया, कंपनी के खुद के ऑफिसर और एम्प्लॉय ने, तो आपने बस सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, बस इतनी सी बात लिखनी है। इसी तरह कारो 2020 में भी जो पहला सब क्लॉज है ना, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका आप नेचर और अमाउंट बताते हो, बस उतनी सी बात यहाँ पे लिखनी है, पूरा का पूरा क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चिल पिल। ओके सर, गॉट इट सर। इसके बाद आ जाओ एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं, अगेन बस समझने वाला है कि क्या हमको फ्रॉड के बारे में मैनेजमेंट TCWG को बताना है, हाँ बताना है, बस इतनी सी बात लिखी है। तो कोई भी फ्रॉड ऐसा मिलता है जहां पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व, TCWG को बताओ। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंप्लॉय इन्वॉल्व है, तो मैनेजमेंट को बताओ। सर अगर दोनों ही इन्वॉल्व है तो चुपचाप विड्रॉ कर जाओ, ऐसी कंपनी में रह के क्या करोगे, ऐसी कंपनी में ऑडिट करके क्या करोगे। अब सर एक बात बताओ, आपने एक टॉपिक और पढ़ाया था, प्रिजम्पशन ऑफ फ्रॉड रिस्क इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हाँ ये बात पढ़ाई थी, ये क्या है, मैं मान के चलता हूं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है ना उसमें फ्रॉड रिस्क है। आई अज्यूम कि कंपनी के रेवेन्यू में फ्रॉड रिस्क है, बट सर इसको थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो मैं कहता हूं कि मैं ये भी मान सकता हूं कि फ्रॉड रिस्क नहीं है। सर मैं कब मान सकता हूं फ्रॉड रिस्क नहीं है, अगर सिंगल सिंपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, सिंगल सिंपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर। एक बार और, सिंगल सिंपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर, यानी मान लो मेरे पास जो लीज होल्ड रेवेन्यू आ रहा है, एक सिंगल रेंटल प्रॉपर्टी से आ रहा है, मेरे पास एक होटल है, वहां से लीज का रेंट आता है। ठीक है सर, दूसरी के तरफ ये कहता है ज्यादा रिस्क है। सर ज्यादा रिस्क है मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड रिस्क। ये कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, या फिर कंट्रोल्स वीक है, तो अगेन फ्रॉड रिस्क ज्यादा होगी। अगेन इस केस में फ्रॉड रिस्क ज्यादा होगी। अब अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे देखो, इस पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, अरिहंत लिमिटेड। सर अरिहंत लिमिटेड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अरिहंत लिमिटेड के पास है होटल रिजॉर्ट्स का बिजनेस, साथ ही साथ ये लोग टूरिज्म पैकेज भी बेचते हैं, साथ ही साथ ये लोग एयरलाइन बुकिंग भी करते हैं। क्या मैं बोल दूं मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस हो गए। हाँ सर, कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर। इन्होंने अपॉइंट किया उपाध्याय एंड कंपनी एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है, पहले रिस्क असेस करता है, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है। तो जब ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा था, तो इसने सोचा इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मैं फ्रॉड रिस्क नहीं मानूंगा। ठीक है सर, क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि इसको लगा पिछली बार भी फ्रॉड नहीं मिला था, इस बार भी फ्रॉड नहीं मिलेगा। फिर जब इसने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, तो कंट्रोल टेस्ट करके इसको पता चला कि जो कंट्रोल्स है ना, दीज कंट्रोल्स आर नॉट प्रॉपरली डिजाइंड
टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बट सर ऐसे केस में जब कंट्रोल्स खराब है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे। ये काम इसने ठीक किया, इसने सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बढ़ाया, बट ये अभी भी यही कंक्लूजन पे था कि फ्रॉड रिस्क नहीं है। ऐसे केस में इसको क्या करना चाहिए था, रिस्क को रिवाइज करना चाहिए था। इसको रिस्क को रिवाइज करना चाहिए था, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है पुरानी इसको अपडेट करना चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना चाहिए था। अब ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं ना यही हेल्प करेंगे इन फ्रेमिंग द आंसर, ठीक है सर। अब जब ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहा था तो इसको पता चला 35 करोड़ रुपीस का अमाउंट रिसीव हुआ है, जिसमें से थोड़ा पैसा सीएफओ के पर्सनल अकाउंट में गया, थोड़ा पैसा कंपनी के अकाउंट में गया है। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे फ्रॉड हो गया, हाँ सर यहां पे फ्रॉड हो गया। अब ये कहता है यू नीड टू गाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऐसे केस में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या मैं बोल दूं बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हाँ सर ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर भी एकदम ओपन एंडेड प्रॉपर केस स्टडी बेस्ड होना चाहिए। सर कैसे हमें अपना आंसर लिखना है, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करो, मजा आएगा, ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले तो मैंने कहा ऐसे केस में आपने एसेस का रेफरेंस देना है। पहले हमने रिस्क असेसमेंट करी, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करी, तो फ्रॉड का ऐसे 240, रिस्क असेसमेंट का 315। तो आप बोलोगे आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, ठीक है सर। फिर आप बात करोगे प्रिजम्पशन की कि जब भी मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेक करूंगा तो वहां पे फ्रॉड रिस्क होती है, ये आपने बात करी। अब आपने 315 रिस्क असेसमेंट के बाद क्या किए थे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वो कौन सा ऐसे बात करता है, ऐसे 330। तो अब आप ऐसे इसका सीक्वल लिखो, ऐसे इसका सीक्वल है 240 का कोई सीक्वल नहीं तो 240 आएगा, 330 का 330 आ जाएगा। तो यू विल रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल, ठीक है सर। अब जब एसेस का सीक्वल आया तो प्रिजम्पशन का भी सीक्वल आएगा, प्रिजम्पशन को भी और डिटेल में बताओ सर। और डिटेल में मतलब जो मैंने आपको प्रिजम्पशन वाली बात बताई थी ना, कभी हम प्रिजम्पशन को इग्नोर कर सकते हैं, कभी फ्रॉड रिस्क ज्यादा होगी, वो बातें अब आपने लिखनी है। तो आप बोलोगे प्रिजम्पशन ऑफ फ्रॉड रिस्क इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैन बी रिबटेड, इट कैन बी इग्नोर्ड अगर सिंगल सिंपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। बट यही कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर है या लैक ऑफ कंट्रोल है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड रिस्क। क्या यहां तक बेसिक बात समझ आई, हाँ सर। एसेस का सीक्वल, प्रिजम्पशन का सीक्वल। फिर आप एक लाइन लिखो कि इन्होंने जो फ्रॉड रिस्क रिवाइज नहीं करी, इन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग अपडेट नहीं करी, इनको करनी चाहिए थी, इनको ये चीज करनी चाहिए थी। तो बोलो ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको अंडरस्टैंडिंग चेंज करते रहनी पड़ती है, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, जहां आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, अपने माइंड में अपडेट करते हो, एनालाइज करते हो। बोले तो गुआ रंग दे तुमो है गुआ, गुआ का क्या मतलब है, गैदर अपडेट एनालाइज, बोलो मेरे साथ, गैदर अपडेट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। यानी जब तुमको पता चल गया फ्रॉड रिस्क है तो मानो ना फ्रॉड रिस्क है, ये क्या कि पहले की तरह मान के रह गए नहीं नहीं फ्रॉड रिस्क नहीं है, फ्रॉड रिस्क नहीं है। सो दे शुड हैव अपडेटेड देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है सर। फिर कुछ नहीं करना, फैक्ट्स लिखो, 35 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया है। तो हमको क्या करना चाहिए था भाई साहब, कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर था, कंट्रोल्स डेफिशिएंट थे, तो फ्रॉड रिस्क रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी। दे शुड हैव रिकॉग्नाइज द फ्रॉड रिस्क विच यू कैन ऑल्सो से इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है सर। एंड साथ ही साथ फ्रॉड की अमाउंट क्या 35 करोड़ की है लगभग, हाँ सर। अगर 35 करोड़ का फ्रॉड है तो कैन आई से इट इज 1 करोड़ और अबव, हाँ। और क्या कंपनी के एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया, हाँ सर। कंपनी के सीएफओ के जेब में गया पैसा, तो यहां आपको मोदी जी को भी बताना पड़ेगा, मित्रों सेंट्रल गवर्नमेंट को 14312 में इन्फॉर्म कर देना। कारो 2020 कहां गया, कारो 2020 की इन्होंने इस बात नहीं करी, ठीक है। तो जितनी बार भी ये सवाल पूछा ये लोग कारो 2020 की बात नहीं करते, तो मैं भी आपको बोलूंगा कारो 2020 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बहुत बार आ रखा है सवाल, तो इसको अच्छे से करके चलना। कंफर्ट आ गया, हाँ सर कंफर्ट आ गया। अब हमारे पास छोटे छोटे क्यूट से टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि इन्होंने इंटरनल कंट्रोल ठीक लगाए हैं, इन्होंने ऑडिटर को बताया सारे फ्रॉड्स के बारे में। सर कौन कौन से फ्रॉड के बारे में, जहां पे भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, इंटरनल कंट्रोल्स का ख्याल रखने वाले एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे, या फिर जो भी फ्रॉड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इंपैक्ट है, या जिन फ्रॉड्स के बारे में किसी और ने बताया, कंपनी के अंदर वाले लोगों ने, एम्प्लॉयज ने बताया, फॉर्मर एम्प्लॉयज ने, या बाहर वाले लोगों ने बताया, एनालिस्ट ने बताया, रेगुलेटर ने बताया, बाकी लोगों ने बताया। तो ये सब आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है रिस्क असेसमेंट को लेकर, ठीक है सर।
और अगर मैं बात करूं मोटा माटी, मुझे लगता है सारे के सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या डॉक्यूमेंट करना है, मैंने कहा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करना, जो जो आपने स्टैंडर्ड में किया ना सब डॉक्यूमेंट कर दो। जो आपने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करी डॉक्यूमेंट कर दो, उस रिस्क असेसमेंट पे जो आपके रिस्पॉन्स थे, ऑडिट प्रोसीजर थे, उसको डॉक्यूमेंट कर दो, उन प्रोसीजर से जो रिजल्ट मिला उसको डॉक्यूमेंट कर दो। तो जो जो ऐसे में किया है वो सब डॉक्यूमेंट करना है। कम्युनिकेशन जो करिए मैनेजमेंट TCWG के साथ, उसको डॉक्यूमेंट कर दो। ठीक है, जो भी आपने डिसीजन लिए कि यार इस एरिया में फ्रॉड रिस्क हो सकता है, उसको डॉक्यूमेंट कर दो। तो बस आपने ये चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह करके चलनी है। क्या सारी की सारी बातें क्लियर हैं? यस सर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ अस। मित्रों, यहां आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस अमेजिंग चैप्टर ऑफ फ्रॉड गेट्स डन 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 डन। जो यहां तक बैठा है ना, मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज है। चाहिए सरप्राइज? चाहिए? जल्दी से बताओ कितने बच्चों को सरप्राइज चाहिए, फटाफट बताओ। निराली कह रही है क्वेश्चन 4 पेंडिंग है। अरे क्वेश्चन 4 में क्या है? अरे निराली, अरे अरे अरे, क्या निराला डाउट पूछा है? लास्ट लाइन पढ़ो, रिस्क फैक्टर्स ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी कवर कर लिया। ओ सर, हमको मतलब खुद का भी दिमाग लगाना है। हाँ भाई, खुद का भी दिमाग लगाना है। तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट को बोलेंगे सर क्लाइंट आपने ना ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्लाइंट क्या सामने पड़ा है, ठीक है, क्या कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तुम? यस सर, सरप्राइज चाहिए। 1 मिनट दो मेरे को। सो दोस्तों, फटाफट मुझे बताओ, क्या स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है? हाँ सर। क्या ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड हम फटाफट कैसे रिवाइज कर पाएंगे इन द लास्ट 1.5 डेज? हाँ सर। क्या ऐसा कुछ चाहिए जिससे आप फटाफट पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया तरीके से क्विकली रिवाइज कर लो? हाँ सर, कुछ तो चाहिए, कुछ ना चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो मैंने कहा मित्रों, ये रहा आपके लिए 1 पेजर रिवीजन, ये रहा आपके लिए 1 पेजर रिवीजन फॉर योर लास्ट डे। अगर आपने लास्ट डे 1 पेजर रिवीजन कर लिया, पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आ जाओ मेरे साथ, शुरू करते हैं ऐसे 240 का 1 पेजर रिवीजन। 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक दिमाग के अंदर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद द फ्रॉड टेक्निक्स, जिसमें हमने बात करी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें सर क्या होता था? मिस मैन यानी मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। मिस का मतलब क्या था? मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। फिर मैंने करी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। फिर आता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मतलब था ऑल्टरिंग अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, ऑल्टरिंग द टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। फैक्ट का मतलब क्या था? F फॉर फिक्टिशियस जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। A फॉर AAA मतलब एडजस्टिंग द assumptions ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। C फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, C फॉर कंसीलिंग द फैक्ट्स, एंड लास्ट में ट्रांजेक्शन जिसको आपने ओमिट कर दिया, एडवांस कर दिया, डिले कर दिया। वेरी वेरी गुड। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात करूं तो जो गुड्स होते हैं उनको आपने स्टील करा या पर्सनल यूज किया, या फिर जो कैश है उनकी रिसीट्स को एम्बेजल किया या फिक्टिशियस पेमेंट्स करी। ठीक है सर। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगेन फ्लो में चलना। Reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or due to error. But due to inherent limitation of auditing, हमेशा एक रिस्क रहती है that material misstatement को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये रिस्क कहाँ पे है? फ्रॉड में ज्यादा है as compared to error because of sophisticated and carefully organized schemes which are designed to conceal it. मैनेजमेंट फ्रॉड में ज्यादा है as compared to employee fraud। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। फिर सर हम क्या करें? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या सब पे शक करना है? नहीं, आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन मान सकते हो, बट इन्वेस्टिगेट करना अगर लगता है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट हुए हैं। प्लस आप इंक्वायरी भी, अगर लगता है जो इंक्वायरी करी थी उसके रिस्पॉन्सेज इनकंसिस्टेंट है तो उसको भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अब आते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या थे? AIO, एटीट्यूड, इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटी। अब जो इसके पॉइंट्स है ना, इनको आप चार्ट्स और बुक से बस आपने रीड थ्रू करके चलना है, गो थ्रू करके चलना है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है मेनली ICAI इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करेगा, जहां पे उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इंटरप्रेट करके बताओ कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ठीक है सर। 2 चीजों में हो सकते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। इसका फायदा क्या है? इससे पता चलती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब सर जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। 2 चीजें करनी है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब रिस्क और कंट्रोल। इंक्वायरी करके देखो क्या मैनेजमेंट का प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क और उस पर क्या कंट्रोल लगाते हैं। अब आ जाओ रिस्पॉन्स की बात करते हैं। रिस्पॉन्सेस टू द रिस्क, दैट इज द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर।
सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फिर असर्शन लेवल, फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात करूं तो अपन को एकदम वेला पर्सन चाहिए या ढंग का पर्सन चाहिए? सर ढंग का पर्सन। ढंग का पर्सन यानी SKA। SK यानी जिसके पास स्किल हो, नॉलेज हो और एबिलिटी हो फ्रॉड वगैरह पकड़ने की। तो अपन का क्या मतलब था? अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी थी? जहां पे भी सब्जेक्टिव मेजरमेंट से कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है ये देखने के लिए कहीं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही। उनका मतलब क्या था? अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके सर, ऐसा पर्सोनल लगाएंगे काम पे जिसके पास स्किल्स, नॉलेज और क्या होनी चाहिए? ए का क्या मतलब था मैं भूल गया, एबिलिटी। ठीक है, रिवाइज करते रहोगे तो ध्यान रहेंगी चीजें, डोंट वरी। फिर आते हैं असर्शन लेवल पे। असर्शन लेवल पे मैंने सिंपल सी बात बोली, रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस चाहिए, या फिर आप कोरोबोरेटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। यानी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन कहां से मिल पाएगी? कस्टमर से थ्रू कंफर्मेशन, या फिर आप सेल्स इंप्लॉय से यानी नॉन फाइनेंशियल पर्सन से भी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है सर। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो यहां पे आपको सिर्फ फैक्ट चेक करना था। फैक्ट का मतलब था F फॉर फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, इसके लिए जेई टेस्टिंग कर ली। A फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट, इसमें चेक करो कोई बायसनेस तो नहीं है। एंड तीसरा T फॉर ट्रांजेक्शन विच आर कॉम्प्लेक्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यहां देखो बिजनेस रैशनल क्या है। ठीक है, ठीक है सर। फिर ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं। जब भी आपको एविडेंस मिलता है कि फ्रॉड है और लगता है मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, इसका इंपैक्ट किस किस पे देखते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट प्रोसीजर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई नहीं करेंगे, और लगता है कॉल्यूजन है तो बाकी एविडेंस पे भी रिलाई मत करना। ठीक है सर। अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, पहले तो रिपोर्ट करो। किसको इसको रिपोर्ट करना था? प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से द पर्सन हु मेड माय अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर लगता है अगर विड्रॉ करना है और रिपोर्ट करना है तो विड्रॉल और रिपोर्टिंग किसको करनी है? विड्रॉ के बारे में। विड्रॉ के बारे में हमको बताना पड़ता है कंपनी को यानी मैनेजमेंट TCWG को, ROC को दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। बहुत बढ़िया। फिर सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा? मैंने कहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आएगा सबसे पहले इन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगाए, डिम ऑफ IC, डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल। प्लस इन्होंने हमको सब बताया। क्या क्या बताया? फ्रॉड्स के बारे में बताया, जो भी फ्रॉड रिस्क असेसमेंट थी, जो भी फ्रॉड सस्पेक्टेड थे जहां मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या इंप्लॉइज इन्वॉल्व है इंटरनल कंट्रोल वाले, और विच हैज बीन कम्युनिकेटेड बाय द इंप्लॉइज, रेगुलेटर्स और अदर्स। क्या बात है सर, मजा आ गया। फिर फ्रॉड रिस्क प्रिजम्पशन के बारे में क्या बोला था? कभी आप इसको रीबट कर सकते हो। अच्छा, फ्रॉड रिस्क प्रिजम्पशन किसमें थी? RR, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कई बार आप इसको रीबट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। कब? जब एक प्यारा सा सिंगल सिंपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, दैट इज अ रेंटल फ्रॉम सिंगल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। हाई फ्रॉड रिस्क कब होती है? कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर या लैक ऑफ कंट्रोल। फिर कहते हैं फ्रॉड के बारे में मैनेजमेंट TCWG को कम्युनिकेट करना। डॉक्यूमेंट क्या करने हैं? जो भी आपने फ्रॉड को लेके डिसीजंस लिए, जो आपने रिस्क असेस करी, उस पे जो रिस्पॉन्स किए, उस पे जो प्रोसीजर किए, प्रोसीजर के जो रिजल्ट है, और उसके बाद कम्युनिकेशन। तो एकदम फ्लो में चलना, जो जो बातें इस ऐसे में करी वो सब आपने डॉक्यूमेंट करनी है। एंड आखिरी में हमने एडिशनल रिपोर्टिंग की बात करी, क्लॉज 11 पैरा 3 कारो 2020। और जब भी फ्रॉड होता है 1 करोड़ और अबव का, इंडिविजुअली बाय द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इसके बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो इन 143 सबसेक्शन 12। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपके दिमाग में यहां पे कंप्लीट। यही बात की थी। हाँ सर, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। ठीक है, जब आप हार्डवर्क करते हो तो आपके पास पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं स्मार्ट वर्क करने के लिए। ये जो समरी रिवीजन मैंने आपको कराई, ये आपको तभी मजा आया जब आपने ढेर सारी प्यारी प्यारी पढ़ाई कर रखी थी। देन ओनली दिस इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड आई थिंक यू पीपल डिजर्व इट। जो आपने मन लगा के मेहनत करी है ना क्लासेस में, जो आपने मेरे साथ प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं, यू पीपल डेफिनेटली डिजर्व दिस अमेजिंग समरी रिवीजन। बिकॉज मुझे पता है एज अ फैकल्टी पढ़ाना ठीक है, आसान है, मजा आता है पढ़ाने में, चीजों को फैलाना आसान है, मजा आता है करने में, बट कहीं ना कहीं बच्चे के लिए वो चीजें समेट के देना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कैसे 1.5 डेज में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस रिवीजन टिल नाउ। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू मेड इट टिल हियर। मुझे लग रहा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा वो आखिरी तक बैठ गए, समरी रिवीजन मिल गई। सो यूं ही मन लगा के पढ़ते रहे, खुशी खुशी बढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। जोर का लगा सर, मजा आ गया। एंड या सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रिवीजन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड या स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।